वेलकम स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव सेशन। पिछला क्लास में आपको बताए थे बिल्डिंग ड्राइंग का ऑब्जेक्टिव सेशन 2-3 सेशन चला था। उसमें एक थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हुआ था। एक पिक्चर प्लान का शायद आपको बता रहे थे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, तो उसमें था बिहाइंड द पिक्चर प्लान। तो बिहाइंड द पिक्चर प्लान है तो उसका पिक्चर कैसा बनता है, शॉर्टन बनेगा। इसको आप लोग सब करेक्ट कर लीजिएगा। बिहाइंड द पिक्चर प्लान है तो उसका कैसा बनेगा, शॉर्ट बनेगा। ठीक है। अब फ्रंट द पिक्चर प्लान रहेगा तब उसका इमेज कैसा बनता है, इन लार्ज बनता है। वहाँ पे उल्टा लगता है, टिक लग गया था इन लार्ज में। तो फ्रंट द पिक्चर प्लान रहेगा तो उसको उसमें क्या बनेगा, पिक्चर इन लार्ज। और बिहाइंड द पिक्चर प्लान रहेगा तो उसमें कैसा बनेगा, शॉर्टन रहेगा। तो ये याद रखना है। तो हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग का ऑब्जेक्टिव सेशन कर लिए थे। अब बिल्डिंग ड्राइंग में थोड़ा सा बचा हुआ है आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर 2-3 साल में पिछले जो पूछा था, तो उसमें 90% हम कवर ही करवा दिए हैं। 2-4 चीज़ ऐसे बचा हुआ है। एक क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग, कि बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन कैसे आता है, जैसे आपको पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में स्कूल कौन सा बिल्डिंग में आएगा, ये सब चीज़। तो उसको आपको देख लेना है, नहीं तो आप मेरा शुरू वाला लेक्चर देखिएगा, वहाँ पे पूरा डिटेल बताए हुए हैं। 8 टाइप का क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग बताए थे एज पर NBC, उसके अनुसार नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार वो पूरा डिटेल्स पढ़ लीजिएगा तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग आ जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखे, उसमें शायद पूछा हुआ है साइज ऑफ टाइटल ब्लॉक, ये सब कि क्या होना चाहिए एज पर 962 कोड के अनुसार। तो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ देखते हैं प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आया है। तो हो सकता है एक आध लेक्चर उस पर बना दें ऑब्जेक्टिव का और बिल्डिंग ड्राइंग का। यानी बिल्डिंग ड्राइंग ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। अब प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बिल्डिंग ड्राइंग का उसमें देखते हैं, उसमें तो करीब कर लिए हैं, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। उस पर और कुछ ऑब्जेक्टिव तैयार कर रहे हैं, उसको लेके आएंगे, बस कंप्लीट हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। सर्वेइंग सबसे पहले है तो सर्वे पे बना देते हैं। अब आइए देखिए सर्वे का। तो सर्वे की हम लोग बात करते हैं। तो सर्वे में ऑब्जेक्टिव कहाँ से आता है, किस टाइप का आता है। तो टोटल सर्वे में 5 चैप्टर आपका है। चेन सर्वे, कंपास सर्वे, लेवलिंग और कंटूरिंग शायद नहीं है, लेवलिंग है आपका, एरिया है, ये सारा चीज़। तो इसमें से क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपका चेन सर्वे से बनता है, कंपास से बनता है, लेवलिंग से बनता है ऑब्जेक्टिव वाला। और एरिया एंड कर्व से भी आता है छोटा और क्वेश्चन कि एरिया हम लोग निकालते हैं तो किस मेथड से निकालते हैं, वो क्या चीज़। तो आइए फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं हम लोग कि फर्स्ट यूनिट में क्या क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो सर्वेइंग का देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सर्वे इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू कंसिडरेशन इज कॉल्ड। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, कॉपी को सामने रखिए, ठीक है। कॉपी को रखिए, क्वेश्चन को रखिए, लिखिए, और क्वेश्चन लिखते समय मैं एक्सप्लेन करते जाएंगे उसको भी नोट करते जाइएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन ने पूछा तो इसमें ये जो 4 ऑप्शन है ना, ये चारों को हम पूरा डिटेल डिस्क्राइब कर देंगे, तो इसी ऑप्शन से हो सकता है अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए। तो एक क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन आपका छिपा हुआ रहेगा, तो इसको आप लोग को क्या करना है, नोट करते जाना है और समझते जाना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू कंसिडरेशन इज कॉल्ड। यानी कह रहा है कि अर्थ के कर्वेचर को अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो वो किस टाइप का सर्वे आएगा। तो सर्वे में 2 टाइप का होता है, क्या होता है, प्लेन सर्वेइंग और एक जियोडेटिक सर्वेइंग। तो प्लेन सर्वे में क्या करते हैं बाबू, अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं। यानी अर्थ का जो कर्व है ना, क्योंकि मेरा अर्थ का नेचर कैसा है, स्फेरोइडल है ना, तो अर्थ आपका गोलाकार है। तो अगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कीजिएगा तो क्या होगा, अर्थ का कर्व आपका उसमें कंसीडर होने लगेगा। और डिस्टेंस अगर कम कवर कीजिएगा तो अर्थ का क्या होगा, कर्वेचर कंसीडर नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि वैसा सर्वे जिसमें हम लोग अर्थ के कर्व को कंसीडर कर रहे हैं, यानी जो हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें नेचर जो आ रहा है मेजरमेंट का वो कर्व टाइप का आ रहा है। तो कर्व टाइप का अगर नेचर आ रहा है तो क्या कर रहा है, द सर्वे इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। यानी अर्थ के कर्वेचर को अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो उस टाइप के सर्वे को क्या बोलेंगे। तो सर्वे 2 ही, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। बाकी उसका भी था क्लासिफिकेशन, एक प्राइमरी और सेकेंडरी बताए थे, देख लीजिएगा उसका वीडियो। तो देखिए प्लेन सर्वेइंग होगा, जियोडेटिक सर्वेइंग होगा, CT सर्वे होगा, मिलिट्री सर्वे होगा। तो इसके अनुसार क्या हो गया, जियोडेटिक सर्वे। यानी वैसा सर्वे जिसमें अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करेंगे उसको बोलेंगे जियोडेटिक सर्वे, और अर्थ के कर्वेचर को नहीं कंसीडर करेंगे तो उसको बोलेंगे प्लेन सर्वे। ठीक है। तो प्लेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वे। CT सर्वे यानी CT वगैरह का जहाँ पे हम लोग सर्वे करते हैं वो CT सर्वे हो गया। मिलिट्री मतलब जहाँ पे सेना वगैरह रहता है उसके लिए जो कैंप बनाते हैं तो वहाँ पे जाके जो सर्वे करते हैं तो उसके लिए जो सर्वेइंग होता है उसको कहते हैं मिलिट्री सर्वे। तो इसके अनुसार ऑप्शन मेरा B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैटेलाइट बेस्ड। सैटेलाइट बेस्ड
लैंड बेस्ड नहीं है, सैटेलाइट। तो हम लोग अर्थ में यानी स्काई से कर रहे हैं। तो सैटेलाइट बेस्ड सर्वे आपका क्या है, कंपास सर्वे नहीं, ये ग्राउंड पे होता है। चेन सर्वे ग्राउंड पे होता है। लेवलिंग ग्राउंड पे होता है। ये क्या होगा, GIS। सैटेलाइट बेस्ड सर्वे क्या कहलाएगा, GIS। अब GIS का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, तो GIS का फुल फॉर्म क्या होता है, जोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम, जोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम, GIS। तो GIS मेरा कैसा सर्वे है, एरियल बेस्ड सर्वे है, या तो सैटेलाइट बेस्ड सर्वे है, बाकी ये तीनों लैंड बेस्ड सर्वे है। तीसरा क्वेश्चन आइए, द लेंथ ऑफ गंटर्स चेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। द लेंथ ऑफ गंटर्स चेन, कि गंटर्स चेन का लंबाई क्या होता है। तो इसके अनुसार ऑप्शन आइए तो ABCD। तो इससे पहले थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देते हैं चेन के बारे में, कि 5 टाइप का चेन होता है। चेन का, ये चेन के टाइप्स है। तो चेन के टाइप्स से कितना होता है बाबू, 5 टाइप्स का होता है। 5 टाइप्स में पहला क्या होता है, मेट्रिक चेन। ठीक है, कितना मीटर का होता है, 20 मीटर 30 मीटर का। 20 मीटर में कितना होता है, 100 लिंक, और 30 मीटर में कितना होता है, 150 लिंक्स। ये सब याद रखना है। दूसरा आइए, मेट्रिक चेन हो गया। मेट्रिक चेन के बाद क्या होता है, स्टील बैंड चेन। ये भी होता है 20 मीटर 30 मीटर का, ये सब लेंथ होता है। तीसरा आ जाइए हम लोग, इंजीनियर्स चेन। इंजीनियर्स चेन, इस पर एक क्वेश्चन बनता ही है। इंजीनियर्स चेन का लेंथ कितना होता है, 100 फीट, और इसमें कितना लिंक होता है, 100 लिंक होता है, यानी 100 लिंक होता है। उसके बाद में इंजीनियर्स चेन के बाद क्या हो गया मेरा, गंटर्स चेन। गंटर्स चेन का लंबाई कितना होता है, 66 फीट। इसमें कितना लिंक होता है, इसमें भी 100 लिंक होता है। उसके बाद पाँचवा जो होता है आपका रिवेन्यू चेन का लेंथ कितना होता है, तो 33 फीट होता है, ये याद रखना है। रिवेन्यू चेन का लेंथ कितना होता है, 33 फीट। तो इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनता है, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो मैट्रिक चेन होगा, तो मैट्रिक चेन अगर 20 मीटर का चेन का लेंथ है तो उसमें नंबर ऑफ लिंक कितना होगा, 100। 30 मीटर का चेन है तो नंबर ऑफ लिंक कितना होगा, 150। स्टील बैंड पे क्वेश्चन तो नहीं बनता है, जनरली 20 मीटर 30 मीटर का होता है। ये पूछ सकता है स्टील बैंड का वो जो पट्टी होता है कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। इंजीनियर्स चेन की बात करें तो इंजीनियर्स चेन का लेंथ होता है 100 फीट का, यानी ये दोनों मीटर में होता है, बाकी ये तीनों किस में होता है, फीट में होता है। तो इसका लेंथ 100 मीटर 100 फीट होता है। नंबर ऑफ लिंक 100 लिंक होता है, तो एक लिंक का लेंथ कितना हो गया, 1 फीट होता है, ये भी याद रखना है। गंटर्स चेन का लंबाई टोटल 66 फीट होता है, नंबर ऑफ लिंक कितना 100, और रिवेन्यू चेन का आपका कितना होता है, 33 फीट, यानी 33 फीट का लंबा होता है। तो रिवेन्यू का जस्ट डबल क्या होता है, गंटर्स। और गंटर्स का देखिए ये 100 होता है, इंजीनियर्स 100। तो अब ऑप्शन में यहाँ देखिए, द लेंथ ऑफ गंटर्स चेन इज, गंटर्स चेन का लंबाई कितना होगा। तो इसमें देखिए कौन सा आपका है, ये पूछा है कि गंटर्स चेन का लंबाई कितना होगा। तो गंटर्स चेन का लंबाई, सबसे पहली बात गंटर्स आ गया तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, फीट चलना चाहिए। तो फीट के अनुसार अगर आते हैं तो ये मीटर नहीं होगा, ये मीटर नहीं होगा, फीट ये हो सकता है, फीट ये हो सकता है। अब 2 ऑप्शन है मेरे पास, 33 और 66। तो 33 फीट किसका होगा, रिवेन्यू चेन का। 66 फीट किसका होगा, गंटर्स चेन का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, डी। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आपका बन गया, 4 ऑब्जेक्टिव बता दिए। अब आइए, क्लिनोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। क्लिनोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका हम लोग सर्वेइंग में यूज करते हैं। तो वो कह रहा है कि उसका हम लोग मेजर कहाँ पे करते हैं, उसका यूज कहाँ पे करते हैं। क्लिनोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए, वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए, ऑल ऑफ दिस के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वर्टिकल एंगल। यानी वर्टिकल एंगल आपको मेजर करना है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्लिनोमीटर का यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे डिवाइडेड द एरिया इनटू द नंबर ऑफ कनेक्टेड। कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे डिवाइडेड द एरिया इनटू द नंबर ऑफ कनेक्टेड। यानी हम लोग जो करते हैं चेन सर्वे का प्रिंसिपल, तो क्या कहता है, चेन सर्वे क्या बोलता है कि टोटल जो होल एरिया है, पहले तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वे 2 होता है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ये है ना, और टू लोकेट ए न्यू पॉइंट, मिनिमम 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपको नॉन होना चाहिए। ये तो हो गया जनरल प्रिंसिपल ऑफ। लेकिन चेन सर्वे का क्या प्रिंसिपल कहता है, चेन सर्वे का प्रिंसिपल क्या कहता है कि होल एरिया को हम लोग डिवाइड कर दीजिए किस में, ट्रायंगल में। अब ट्रायंगल में भी 3 टाइप का ट्रायंगल, ठीक है, ये बताते हैं। देखिए,
द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे डिवाइडेड द एरिया, ये एरिया है, डिवाइडेड द एरिया इनटू ए नंबर ऑफ कनेक्टेड। तो एरिया किस में, सर्किल में कन्वर्ट करते हैं, स्क्वायर में, रेक्टेंगल्स में या ट्रायंगल्स में, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करते हैं। अब ये ट्रायंगल्स 3 टाइप का हो सकता है, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। अब ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आपका कितना टाइप का हो सकता है, 3 टाइप्स का, सबको लिखते जाइए। ट्रायंगल्स 3 पहला क्या होता है, एक आइडियल ट्रायंगल, आइडियल ट्रायंगल। दूसरा क्या होता है, इल ट्रायंगल, इल ट्रायंगल। तीसरा क्या होता है, वेल कंडीशन ट्रायंगल, वेल कंडीशन ट्रायंगल। तो वेल कंडीशन ट्रायंगल, अब देखिए वेल कंडीशन ट्रायंगल किसको बोलेंगे, वैसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एंगल ये क्या हो, लेस देन नहीं होना चाहिए 30 डिग्री से और नॉट ग्रेटर देन 120 डिग्री, है ना। 30 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए और 30 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए, वो ट्रायंगल क्या कहलाएगा, वेल कंडीशन। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, इल कंडीशन ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल ट्रायंगल बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि डिफाइन किया हम लोग क्या चीज़, होल एरिया को कन्वर्ट करना है तो क्या चीज़ में, ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करेंगे। किसका प्रिंसिपल कहता है, चेन का। अब वो ट्रायंगल 3 टाइप का हो सकता है, आइडियल ट्रायंगल, इल ट्रायंगल, वेल कंडीशन ट्रायंगल। ये क्वेश्चन पूछता है कि वेल कंडीशन ट्रायंगल का क्या फंक्शन है। तो वेल कंडीशन ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल को बोलेंगे जिस ट्रायंगल का कोई भी एंगल 30 डिग्री से छोटा नहीं हो और 120 डिग्री से बड़ा नहीं हो, नॉट 30 डिग्री से छोटा नहीं हो और 120 डिग्री से बड़ा, 30 डिग्री से कोई भी एंगल छोटा नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से कोई भी एंगल बड़ा नहीं होना चाहिए, तो उस ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे वेल कंडीशन ट्रायंगल। अगर एंगल क्या हो गया, 30 से छोटा हो गया या तो 120 से बड़ा हो गया तो वो कैसा हो जाएगा, आपका इल ट्रायंगल में आ जाएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज कैरिड आउट टू द फिक्सिंग ऑफ प्रॉपर्टी लाइन। यानी प्रॉपर्टी लाइन को आपको फिक्स करना है तो कौन सर्वे कीजिएगा, सीटी सर्वे करेंगे, कैडेस्ट्रल सर्वे करेंगे, हाइड्रोग्राफी करेंगे, टोपोग्राफी। ये तो टोपोग्राफी हो गया, एरियल सर्वे टॉप से करेंगे। हाइड्रोग्राफी हो गया, यहाँ पे वाटर का लेवल है, वाटर में जो सर्वे करते हैं। और सीटी सर्वे हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाउंड्री लाइन शो करने के लिए कैडेस्ट्रल सर्वे। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, कैडेस्ट्रल सर्वे। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज कैरिड आउट टू फिक्सिंग द प्रॉपर्टी लाइन, क्या होगा, कैडेस्ट्रल सर्वे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग इज, यानी सर्वेइंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, सर्वे हम लोग क्यों करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग इज, यानी सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्वे हम लोग क्यों करते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है, देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग में क्या कह रहा है, टू प्रिपेयर ए प्लान, क्या हम लोग प्लान बनाने के लिए सर्वे करते हैं, सही बात है। टू डिटरमिन द रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन भी सही बात है। तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है करेक्शन फॉर स्लोप इज ऑलवेज, करेक्शन फॉर स्लोप, यानी स्लोप करेक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो स्लोप करेक्शन ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव। यानी स्लोप करेक्शन का जो भी वैल्यू निकालते हैं उस वैल्यू को हम लोग को अगर फाइनल वैल्यू निकालना रहता है, अगर करेक्ट वैल्यू निकालना रहता है तो टोटल वैल्यू में जो भी मेरा एरर है उस एरर को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। इसलिए स्लोप करेक्शन आपका क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। स्लोप करेक्शन क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला एल माइनस एल कॉस थीटा, एल माइनस एल कॉस थीटा। टोटल लेंथ ये एल हो गया, उसमें एल माइनस एल कॉस थीटा माइनस करते हैं ये चीज़। आगे वो बताएंगे ऑब्जेक्टिव आएगा। करेक्शन फॉर स्लोप इज ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव। करेक्शन ऑफ स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन 8 हम लोग कर लिए हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको देखते जाना है, नोट करते जाना है, जो भी टॉपिक बता रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ लग रहा है आपको। जैसे आपको ये बताया ट्रायंगल वगैरह बताया कि कौन सा ट्रायंगल क्या होता है, वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है, ये सब का प्रॉपर्टी। तो ये सबको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि द लॉन्गेस्ट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एरिया इज नोन एज।
कह रहा है कि जो हम लोग सर्वे करेंगे, सर्वे करते समय आपको बहुत सारा लाइन्स का ज़रूरत पड़ेगा, बताए थे। बेस लाइन होगा, चेक लाइन होगा, टाई लाइन होगा। तो कह रहा है कि द लॉन्गेस्ट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एरिया, यानी टोटल जो एरिया है, एरिया के सेंटर से सबसे जो लंबा लाइन जा रहा है उस लंबा लाइन को क्या बोलते हैं? तो द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ द एरिया इन्होंने क्या कहते हैं? उसको हम लोग बेस लाइन बोलते हैं। जो सबसे लंबा लाइन है, लॉन्गेस्ट लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? बेस लाइन बोलते हैं। अब देखिए चेक लाइन, टाई लाइन। चेक लाइन क्या होता है? वैसा लाइन जो हम लोग जैसे सर्वे कर लिया। अब सर्वे करने के बाद क्या होगा? अब उसको हम लोग फिर से चेक कर रहे हैं कि जो हम लोग एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो हम लोग सर्वे किए हैं, वो मेरा डाटा सही है कि नहीं। तो उसके लिए फिर से जो हम लोग लाइन बनाएंगे रीचेक करने के लिए, तो उसमें जो यूज होगा वही कहलाएगा चेक लाइन। और टाई लाइन दोनों का प्रॉपर्टी सेम ही होता है, चेक लाइन, टाई लाइन। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेस लाइन। यानी लॉन्गेस्ट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट लाइन इज नॉन एज बेस लाइन। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ दिया, गंटस चेन इज कंसिस्ट ऑफ। गंटस चेन वहाँ पे क्या था? गंटस चेन का लेंथ कितना होता है? 66 फीट। अब यहाँ गंटस चेन का कितना लिंक होता है? तो कितना लिंक? 100 लिंक बताए थे ना, 100 लिंक। अब देखिए द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इन एन ऑप्टिकल स्क्वायर। जो ऑप्टिकल स्क्वायर होता है, तो ऑप्टिकल स्क्वायर के बीच में वो जो प्लेन होता है, दो प्लेन के बीच में ये एंगल कितना होता है? ये एंगल कितना होता है? 45 डिग्री। एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ हम लोग राइट एंगल सेट करने के लिए यूज करते हैं, ऑफसेट लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। इनवर्ड टेप इज मेड ऑफ एन एलॉय हुक। अब हम लोग यहाँ पे टेप का बात आ गया। टेप भी लीनियर मेजरमेंट है और चेन भी लीनियर मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो इनवर्ड टेप, तो वो जो टेप है, तो टेप में भी 5 टाइप का होता है। उसमें इनवर्ड टेप जो है वो कह रहा है कि इनवर्ड टेप हम लोग बनाते हैं वो किससे बनता है? तो इनवर्ड टेप में क्या रहता है? मिक्सर निकेल और स्टील रहता है, कॉपर और स्टील रहता है, टीन और स्टील रहता है, कि नन ऑफ दीज रहता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? निकेल एंड स्टील। ये भी पूछता है कि परसेंटेज कितना होता है, तो क्या होता है? 60-40। 60% निकेल, 40% स्टील। 60 और 40, 60 और 40 इनवर्ड टेप मेड किससे होता है? निकेल एंड स्टील से। अब आइए करेक्शन फॉर सेग इज ऑलवेज। वहाँ पे क्या था? करेक्शन ऑफ स्लोप, और यहाँ पे क्या है? करेक्शन ऑफ सेक। तो सेक करेक्शन और स्लोप करेक्शन ऑलवेज क्या होगा? निगेटिव। ये याद रखना है, सेक करेक्शन और स्लोप करेक्शन। तो करेक्शन फॉर स्लोप इज सेक इज ऑलवेज क्या होगा? निगेटिव। और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देख लीजिएगा, सेक का भी, और क्या होता है फॉर्मूला? ये सेक करेक्शन और स्लोप करेक्शन। तो करेक्शन फॉर सेक इज ऑलवेज क्या होगा? निगेटिव होगा। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। प्रिंसिपल ऑफ सर्वे शुरू का फर्स्ट टॉपिक। प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या होता है? वर्किंग फ्रॉम हॉल टू पार्ट, कि पार्ट टू हॉल। ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सर्वे पहला है टू वर्क फ्रॉम हॉल टू पार्ट, पार्ट टू हॉल। यानी हम लोग टोटल एरिया को क्या करते हैं? छोटे छोटे एरिया में कन्वर्ट करते हैं। वो एरिया कैसा होना चाहिए? ट्रायंगुलेशन टाइप का होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? वर्किंग फ्रॉम हॉल टू पार्ट, तो टू वर्क फ्रॉम हॉल टू पार्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? इंजीनियर्स चेन कंसिस्ट ऑफ। टोटल चेन बताए थे वहाँ आपको। तो इंजीनियर्स चेन का लेंथ कितना होता है? 100 फीट। लेंथ क्या होता है? 100 फीट। और नंबर ऑफ लिंक कितना होता है उसमें? 100 होता है। नंबर ऑफ लिंक कितना? 100। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, इंजीनियर्स चेन में 100, 33, 66, 100, 150 क्या हो जाएगा? 100 लिंक्स हो जाएगा। अब आइए विच ऑफ द फ्लोइंग सर्वे सैटेलाइट। वहाँ भी एक बताए थे सैटेलाइट वाला, तो वहाँ पे एक ही ऑप्शन था। यहाँ 2 ऑप्शन है देखिए, एक GPS है, एक GIS है, बोथ है, नन ऑफ दिज है। तो सर्वे सैटेलाइट बेस्ड। सैटेलाइट बेस्ड मतलब एरियल से कर रहे हैं हम लोग, सैटेलाइट से। तो कौन सा सर्वे करते हैं सैटेलाइट से? GPS भी करते हैं और GIS भी करते हैं। अब वहाँ पे GIS का फुल फॉर्म आपको बताए थे। GIS का फुल फॉर्म क्या होता है? जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब यहाँ पे GPS का बात आ जाएगा। तो GPS को हम लोग क्या बोलते हैं? जोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम। जोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम, GIS, जोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे सैटेलाइट बेस्ड। तो क्या होगा? GPS भी हो जाएगा, GIS भी हो जाएगा। इसके अनुसार ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? बोथ होना चाहिए। इसके अनुसार क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? बोथ हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल क्वेश्चन हम लोग क्या कर लिए? 16 क्वेश्चन अभी तक टोटल कर लिए हम लोग। क्या चीज़? 16 क्वेश्चन। विच ऑफ द सर्वेज सैटेलाइट बेस्ड। सैटेलाइट बेस्ड क्या क्या हो गया? GPS भी हो गया आपका और GIS भी हो गया। GPS भी हो गया और GIS भी हो गया। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 कर लिए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आई हैव डन। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग किए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से।
देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कैन बी सेट आउट विद द हेल्प ऑफ ओपन क्रॉस स्टाफ। यानी ओपन क्रॉस स्टाफ के हेल्प से हम लोग कौन सा एंगल को सेट करेंगे। तो ओपन क्रॉस स्टाफ कैसा होता है बाबू? ओपन क्रॉस स्टाफ इस तरह का, ये ओपन क्रॉस स्टाफ। तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री। ऑप्शन में 90 डिग्री है क्या? ऑप्शन में 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कैन बी सेट आउट विद द हेल्प ऑफ ओपन क्रॉस स्टाफ, क्या होगा? 90 डिग्री। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? ऑप्टिकल स्क्वायर इज यूज फॉर। ऑप्टिकल स्क्वायर का हम लोग यूज करते हैं, किस में करते हैं? हॉरिजेंटल एंगल मेजर करने के लिए, वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए, सेटिंग आउट राइट एंगल के लिए, नन ऑफ दिस के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ऑफसेट लगाने के लिए, परपेंडिकुलर ऑफसेट को सेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑप्टिकल स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा? सेटिंग आउट राइट एंगल। राइट एंगल आपको बनाना है तो वहाँ पे हम लोग ऑप्टिकल स्क्वायर एक इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज करते हैं राइट एंगल सेट करने के लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि ए बिल्डिंग इज एन ऑब्स्टेकल ऑफ, यानी एक बिल्डिंग ऑब्स्टेकल हो सकता है, यानी एक बिल्डिंग अवरोध उत्पन्न कर सकता है। कब? एक अगर बिल्डिंग बना हुआ है तो वो अवरोध हो सकता है किसके लिए? सपोज दैट आपका एक बिल्डिंग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, ये आपका एक बिल्डिंग इस तरह से ये बना हुआ है। अब क्या है, यहाँ सब सर्वे करना चाह रहे हैं तो ना तो ये बिल्डिंग के साथ क्या कर सकते हैं, इसको बिल्डिंग को पार करते हुए चेनिंग कर सकते हैं, और ना तो इधर का कोई ऑब्जेक्ट आप उसको देख सकते हैं। तो क्या होगा, ना तो आपको चेनिंग करने देगा, या ना तो डिस्टेंस मेजर कर पाइएगा उस बिल्डिंग के बीच से, और ना तो उस बिल्डिंग के बीच से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि दूसरे साइड में क्या चीज़ है। तो ऑब्स्टेकल हो सकता है एक बिल्डिंग, किसके लिए हो सकता है? तो पहला ऑप्शन कर रहा है चेनिंग के लिए। चेनिंग मतलब हम लोग क्या चेन से मेजर कर सकते हैं लीनियर डिस्टेंस। दूसरा रेंजिंग के लिए क्या देख सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। बोथ के लिए नन ऑफ दिस। तो बिल्डिंग आपका ऑब्स्टेकल हो सकता है। तो अगर बिल्डिंग बना हुआ है तो वहाँ पे आप ना तो चेनिंग कर पाइएगा ना तो रेंजिंग कर पाइएगा। तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बोथ एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कैन बी सेट आउट विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। ये क्या था? ओपन क्रॉस स्टाफ। ये क्या है? फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ का भी यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो 90 डिग्री एंगल सेट करने के लिए। कहाँ पे करते हैं? 90 डिग्री एंगल सेट करने के लिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है कि वेल कंडीशन ट्रायंगल शुड नॉट हैव एंगल मोर देन। ये सब समझ रहे हैं ना? फ्रेंच क्रॉस स्टाफ क्या है, ओपन क्रॉस स्टाफ क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? लीनियर मेजरमेंट करने के लिए। ये इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम लोग करते हैं लीनियर मेजरमेंट करने के लिए। अब आइए यहाँ पे वेल कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 21, वेल कंडीशन ट्रायंगल शुड नॉट हैव एंगल मोर देन। आपको बताए थे कुछ देर पहले कि वेल कंडीशन ट्रायंगल का 2 क्राइटेरिया है। कोई भी एंगल 30 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आइए देखिए आपका कौन सा एंगल हो जाएगा? नॉट मोर देन कह रहा है, किससे बड़ा नहीं होना चाहिए? 120 से, 125 से, 130 से, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? 120। कोई भी एंगल 120 डिग्री से क्या होना चाहिए? बड़ा नहीं होना चाहिए। चेन सर्वे रिकमेंडेड व्हेन एरिया इज, कह रहा है चेन सर्वे हम लोग कहाँ पे करेंगे? क्या कह रहा है? चेन सर्वे रिकमेंडेड व्हेन एरिया इज। चेन सर्वे हम लोग कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे क्राउडेड हो, भीड़ भाड़ वाला इलाका हो। अंडुलेशन मतलब क्या? गड्ढा वाला इलाका हो, जमीन उबड़ खाबड़ हो, समतल नहीं हो। तीसरा क्या कर रहा है? सिंपल एंड फेयरली लेवल ग्राउंड, ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग बताए थे शुरू में ही, आपको बताए थे चेन सर्वे कहाँ यूज करते हैं हम लोग? जहाँ पे समतल हो, जहाँ पे फ्लैट एरिया हो, जहाँ पे हम लोग चेन को कर सकते हैं। उबड़ खाबड़ इलाका रहेगा, भीड़ भाड़ वाला इलाका रहेगा तो वहाँ पे अपना टेप ले जा सकते हैं, ना चेनिंग ले जा सकते हैं, तो लीनियर मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? चेन सर्वे रिकमेंडेड करते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे सिंपल एंड फेयरली लेवल ग्राउंड हो। अगर क्राउडेड और अंडुलेशन है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कंपास सर्वे। अगर ये दोनों पार्ट है तो यहाँ पे कौन सा सर्वे हम लोग को करना पड़ेगा? कंपास सर्वे करना पड़ेगा, या थियोडोलाइट, ये सब। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि द परपेंडिकुलर ऑफसेट में बी सेटिंग द राइट एंगल इन द रेशियो ऑफ। यानी परपेंडिकुलर एंगल आपको सेट करना है तो उसका रेशियो क्या लेंगे? परपेंडिकुलर एंगल सेट करने का रेशियो क्या लेंगे? तो परपेंडिकुलर एंगल मतलब क्या होता है वो, कि हमको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए उसका रेशियो क्या लेंगे? तो सिंपल से ऐसे समझिए कि एक चेनिंग कर रहे हैं हम लोग, ये चेन लाइन है, ये चेन लाइन है, और चेन लाइन पे हम लोग परपेंडिकुलर ऑफसेट यहाँ बना रहे हैं। तो ये ऑफसेट परपेंडिकुलर कब बनेगा? जब ये 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री कब बनेगा? जब ये दो ऑप्शन, ये कितना होगा? 3 हो जाए, ये 4 हो जाए, ये 5 हो जाए, ये ना ऑप्शन हो सकता है। तो 3 × 4 × 5, तो देखिए 3 6 9 होगा, नहीं होगा, 3 4 5 होगा, यस हो जाएगा। तो द परपेंडिकुलर ऑफसेट में भी सेटिंग द राइट एंगल इन द रेशियो ऑफ कितना? 3 × 4 × 5। तो 3 4 5 मेथड, इसको 3 4 5 मेथड भी बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, इफ थीटा बी द एंगल ऑफ स्लोप, यानी थीटा आपका एंगल ऑफ स्लोप है एंड एल इज द स्लोपिंग डिस्टेंस। इसको ऐसे समझिए, इफ थीटा आपका स्लोप है, ऐसे समझिए इस तरह से, ये थीटा है क्या चीज़, एंगल ऑफ स्लोप। इफ थीटा इज द एंगल ऑफ स्लोप एंड एल इज द स्लोपिंग डिस्टेंस, ये एल मेरा क्या है, स्लोपिंग डिस्टेंस है। स्लोप करेक्शन, स्लोप करेक्शन क्या होगा, तो स्लोप करेक्शन क्या होगा मेरा, यही वाला चीज़ ना। अब देखिए इसका हम लोग स्लोप करेक्शन निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, अगर आप जस्ट इमेजिन कीजिए ये एल है, अगर नीचे ग्राउंड पे आ जाए तो यही डिस्टेंस क्या होगा, ये थोड़ा लंबा दिखेगा इस तरह से, ये लंबा दिखेगा, तो ये एल मेरा ये हो गया टोटल डिस्टेंस यहाँ तक एल। और इसका अगर कंपोनेंट टूटेगा, दो कंपोनेंट टूटेगा, तो एक कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, एल कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखिए, ये जो टोटल यहाँ वाला एल था, ये टोटल एल हो गया, और ये क्या हो गया, एल कोस थीटा। तो करेक्शन मेरा कितना हो गया, इतना करना पड़ेगा। तो अब करेक्शन के लिए क्या करेंगे, टोटल देखिए करेक्शन के लिए, टोटल करेक्शन के लिए अब क्या करेंगे, टोटल जो एल आया उस एल में एरर कितना आ गया, तो एल अब माइनस क्या चीज़, एल कोस थीटा, तो ये ना पर्सन बचेगा। ये टोटल एल हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एल हो गया, और ये कंपोनेंट तोड़ेंगे तो एल कोस थीटा, तो टोटल एल में माइनस एल कोस थीटा कर देंगे, तो इतना ही आपको करेक्शन करना पड़ेगा। तो एल माइनस एल कोस थीटा, एल कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा है, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा देखिए ऑप्शन कहीं है, एल प्लस कोस थीटा, एल इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या 3 क्वेश्चन बना, पहला क्या, सेक करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, स्लोप करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। अब स्लोप करेक्शन का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू कितना होगा, तो एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। कैसे आया, तो ये इस तरह से ऐसे आपको बना दिए। तो टोटल क्वेश्चन हम लोग कितना कवर किए, क्वेश्चन नंबर 24। अब आइए 25, क्वेश्चन नंबर 25। इसको पूरा सारा को नोट्स करते जाइए, दिमाग में इसको पिक करते जाइए, और जहाँ दिक्कत होता है कॉपी पे नोट्स बनाते जाइए। जो चीज़ एक्स्ट्रा बता रहे हैं उसको लिखते जाइए। लिखने से क्या होगा, क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा आपका माइंड क्लिक करेगा कि हाँ ये चीज़ दिखे थे। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 28, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, द एंड लिंक इज कंसीडर्ड, यानी द एंड लिंक की बात क्या कर रहा है, हम लोग चेन में जो चेन सर्वे करेंगे तो वो जो चेन इंस्ट्रूमेंट है, तो चेन में जो रहता है जिसको हम लोग हाथ से पकड़ते हैं हैंडल को, उसको बोलते हैं लिंक, एंड लिंक। तो कह रहा है द एंड लिंक इज कंसीडर्ड, यानी एंड लिंक को हम लोग कंसीडर करते हैं इंक्लूडिंग द लेंथ ऑफ हैंडल, यानी उसमें जो हैंडल लगा हुआ है, इसका फिगर हम बनाएं तो इस तरह का देखिएगा, इस तरह का ये हैंडल लगा हुआ रहता है, ऐसे चलता है, ये एक लिंक हो जाता है, फिर ऐसे चलता है 2 लिंक, ऐसे चलता है इस तरह से 3 लिंक, ये इस तरह से चलते रहता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि आपका द एंड लिंक इज कंसीडर, ये जो एंड लिंक है लास्ट वाला लिंक, तो एंड लिंक कंसीडर होता है इसमें इंक्लूडिंग द लेंथ ऑफ हैंडल, क्या जो है हाथ में पकड़ते हैं इसका जो लेंथ है, इस लेंथ को जोड़ करके यहाँ से यहाँ तक होता है, या तो सिर्फ इसका इतना होता है पार्ट। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये जो लेंथ होता है हैंडल को जोड़ने के बाद होता है ये कितना, ये टोटल जो हैंडल है, हैंडल को जोड़ने के बाद इसको बोलते हैं एक लिंक, फिर इसको दूसरा लिंक, फिर इसको तीसरा लिंक, फिर इसको चौथा लिंक, इस तरह से कंटिन्यूस चलते जाता है। तो ये जो पहला लिंक आया और एंड वाला लिंक होगा फर्स्ट और लास्ट वाला, तो उस लिंक में एक हैंडल लगा हुआ रहता है, ब्रास हैंडल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रास हैंडल, ब्रास का बना हुआ रहता है हैंडल। और इसी हैंडल पे देखिएगा जितना मीटर का आपका चेन है वो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ रहता है। अगर 20 मीटर का है ना तो इस पर 20 लिखा रहेगा, 30 मीटर का है तो इस पर 30 लिखा हुआ रहता है। तो कह रहा है कि हम लोग जब लेंथ मेजर करते हैं तो क्या ब्रास हैंडल जो रहता है उसको इंक्लूड करते हैं मेजरमेंट में या तो नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे, ब्रास हैंडल को इंक्लूड करके लेंथ मेजर करते हैं, तो क्या हो जाए, इंक्लूडिंग द लेंथ ऑफ हैंडल, इंक्लूडिंग द लेंथ ऑफ हैंडल, यानी द एंड लिंक इज कंसीडर्ड इंक्लूडिंग द लेंथ ऑफ हैंडल, नॉट एक्सक्लूडिंग, इसको छोड़ते नहीं है। छोड़ दीजिएगा तो इन्हें कि यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस मेजर नहीं करते, इसको हम लोग साथ में लेके करते हैं यहाँ से डिस्टेंस। अब ये क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है ए 30 मीटर चेन इज डिवाइडेड इनटू, देखिए शुरू में बताए थे 30 मीटर का चेन कितना नंबर में लिंक में डिवाइड रहेगा, 150 लिंक, और 20 मीटर का चेन कितना में होगा,
100 लिंक में। तो देखिए ऑप्शन क्या होगा आपका, 30 मीटर चेन इज डिवाइडेड इंटू 100 लिंक, 150 लिंक, दोनों ऑप्शन है, 100 भी 150 भी। तो 100 भी हो सकता है कब, जब यहाँ 30 के जगह 20 रहता तो। अब 30 है तो क्या हो जाएगा, 150 लिंक हो जाएगा, 150 लिंक हो जाएगा, 150 लिंक हो जाएगा। और ये भी ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हर एक 2-2 मीटर के डिस्टेंस पे एक एक टैलीज प्रोवाइड करते हैं, एक एक टैलीज प्रोवाइड करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, टैलीज का प्रोवाइड करते हैं। तो हर एक 2-2 मीटर के डिस्टेंस पे क्या करते हैं, एक टैलीज प्रोवाइड करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कर रहा है, अब यहाँ तक मेरा फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर का हो गया। अब आते हैं हम लोग कंपास सर्वेइंग में। ये जो क्वेश्चन शुरू हुआ आपका यहाँ से कंपास का लग रहा है। कंपास में कह रहा है द क्वाड्रेंट बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट इट्स होल सर्किल बेयरिंग। यानी कोई एंगल है जो क्वाड्रेंट बेयरिंग में है, तो उसका होल सर्किल बेयरिंग में एंगल क्या होगा। क्वाड्रेंट बेयरिंग में आपका एंगल दिया हुआ है, क्वाड्रेंट बेयरिंग में कितना एंगल दिया हुआ है, तो क्वाड्रेंट बेयरिंग में आपका देखिए ये जो एंगल दिया हुआ है, क्वाड्रेंट में एंगल है आपका नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट, ठीक है। तो देखिए आपको पूछ रहा है होल सर्किल बेयरिंग में एंगल, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं होल सर्किल बेयरिंग क्या होता है, क्वाड्रेंट बेयरिंग क्या होता है। तो सिंपल होल सर्किल बेयरिंग को WCB से डिनोट करते हैं, होल सर्किल बेयरिंग। अब ये याद रखना है कि होल सर्किल बेयरिंग में हम लोग हमेशा जो एंगल मेजर करते हैं, ये इस तरह से अगर क्वाड्रेंट बदलें तो इसको हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं। अब आपको ये चीज़ याद रखना है कि होल सर्किल बेयरिंग में एंगल, होल सर्किल बेयरिंग में जो एंगल मेजर करते हैं वो हमेशा मेजर करते हैं नॉर्थ पोल से, और रोटेशन मेरा क्या रहता है, क्लॉकवाइज। रोटेशन क्या रहता है, क्लॉकवाइज। यही याद रखना है कि एंगल हमेशा मेजर करेंगे नॉर्थ से, और रोटेशन मेरा क्या रहेगा, क्लॉकवाइज। तो एंगल क्या कहलाएगा, होल सर्किल बेयरिंग। वही अगर एंगल आपका क्या हो, क्वाड्रेंट बेयरिंग में हो, तो क्वाड्रेंट बेयरिंग को क्यूबी भी बोलते हैं, उसको रिड्यूस बेयरिंग भी बोलते हैं। तो क्वाड्रेंट बेयरिंग में एंगल आपका क्या हो सकता है, ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये ईस्ट और वेस्ट। तो वैसा बेयरिंग, बेयरिंग मतलब एंगल होता है, ठीक है। बेयरिंग किसको बोलते हैं, एंगल को। यानी कंपास के हेल्प से जो एंगल मेजर करते हैं उसको हम लोग बेयरिंग बोलते हैं। तो बेयरिंग क्या हो गया, तो वैसा बेयरिंग यानी वैसा एंगल जिसको हम लोग नॉर्थ पोल से भी मेजर कर सकते हैं और साउथ पोल से भी मेजर कर सकते हैं। डायरेक्शन मेरा क्लॉकवाइज भी रह सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी रह सकता है। इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं। लेकिन हमेशा फिक्स है कि एंगल मेजर करेंगे तो या तो नॉर्थ से मेजर करेंगे या तो साउथ से मेजर करेंगे। अब क्वेश्चन आएगा सर कि नॉर्थ से कब और साउथ से कब। तो नॉर्थ से जब मेजर करेंगे, जब देख लेंगे कि किससे एंगल, जो लाइन है जिसका एंगल मेजर करना चाह रहे हैं वो लाइन किससे नज़दीक है, नॉर्थ पोल से नज़दीक है या तो साउथ पोल से नज़दीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर इस क्वाड्रेंट में रहेगा कोई भी लाइन तो वो एंगल मेजर कहाँ से किया जाएगा, नॉर्थ से। यानी ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। इस क्वाड्रेंट में है तो एंगल कहाँ से मेजर करना ईजी होगा, नॉर्थ से कि साउथ से, साउथ से, नॉर्थ से। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट वाला। अगर इधर को आ गया क्वाड्रेंट में तो बताइए इस लाइन का एंगल मेजर करना नॉर्थ से उचित होगा कि साउथ से, साउथ से नज़दीक पड़ेगा। तो साउथ से मेजर करेंगे, किधर जाएंगे, वेस्ट की तरफ, तो ये साउथ वेस्ट हो जाएगा। इधर कोई एंगल आ गया, अब बताइए इसको कहाँ से मेजर करना उचित होगा, साउथ से कि नॉर्थ से, साउथ से। किधर जाना पड़ेगा, ईस्ट साइड में। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट होगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें कंडीशन है होल सर्किल बेयरिंग में। होल सर्किल बेयरिंग में क्या कहता है कि एंगल जब भी मेजर कीजिए तो नॉर्थ पोल से डायरेक्शन हमेशा क्या रखना है, क्लॉकवाइज, इन्हें कि एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है, हमेशा क्या रखना है, क्लॉकवाइज। और होल क्वाड्रेंट बेयरिंग क्या बोलता है कि आप जो एंगल मेजर कर रहे हो, जो बेयरिंग मेजर कर रहे हो, या तो नॉर्थ से कर लो नहीं तो साउथ से कर लो। अब कंडीशन है कि नॉर्थ से कब करें, साउथ से कब करें। तो आपको देखना है लाइन, वो लाइन नॉर्थ से कब नज़दीक पड़ रहा है और या तो साउथ से नज़दीक है। तो नॉर्थ से नज़दीक कब पड़ेगा, जब वो लाइन किस में रहेगा, नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, नॉर्थ वेस्ट में रहेगा। या तो साउथ से नज़दीक कब पड़ेगा, जब साउथ वेस्ट में रहेगा या तो साउथ ईस्ट में रहेगा। ये कंडीशन है। तो होल सर्किल, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि होल सर्किल बेयरिंग में जो होगा वो एंगल होगा, हमेशा रोटेशन होगा। क्या चीज़, डिफरेंस देखिए, अगर पूछ दे एग्जाम में कि होल सर्किल बेयरिंग और क्वाड्रेंट बेयरिंग में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहला डिफरेंस देखिए, आप लोग लिखते भी जाइएगा जिसको समझ में नहीं आ रहा है, कि होल सर्किल बेयरिंग में क्या करते हैं, एंगल हमेशा मेजर करते हैं नॉर्थ पोल से। इसमें क्या लिखिएगा, पहला डिफरेंस कि नो क्वाड्रेंट बेयरिंग में एंगल हमेशा मेजर करते हैं नॉर्थ पोल से भी कर सकते हैं और साउथ पोल से भी। दूसरा डिफरेंस लिखेंगे इसका कि एंगल जो मेजर करेंगे
उसका डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा, क्लॉकवाइज। क्वाड्रेंट बेयरिंग में जो एंगल मेजर करेंगे उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, क्लॉकवाइज भी रह सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी रह सकता है। अब तीसरा डिफरेंस क्या लिखेंगे कि हॉल सर्किल बेयरिंग में जो एंगल होगा उस एंगल का मैक्सिमम वैल्यू, यानी बियरिंग जो बोल रहे हैं, उस बियरिंग का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से जा सकता है, 0 डिग्री से शुरू होगा और 360 डिग्री तक जा सकता है ना। पूरा जा सकता है ना, यहाँ से यहाँ पूरा रोटेट कर सकता है, तो 0 से 360। अब यहाँ पे आइए क्वाड्रेंट बेयरिंग में कि जो एंगल का वैल्यू होगा, रेंज कहाँ तक जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 90 आएगा, और जैसे ही हम लोग इधर आ गए तो क्या हो गया, क्वाड्रेंट ही चेंज हो गया। तो क्या होगा, इसमें एंगल का मैक्सिमम रेंज कितना होगा, 0 से 90 डिग्री होगा, 0 से 90 डिग्री होगा। 4 डिफरेंस बता दिए। 5वां डिफरेंस आपका क्या, हॉल सर्किल बेयरिंग में आपको मेजर करना है तो प्रिज्मेटिक कंपास का ज़रूरत पड़ेगा। क्वाड्रेंट बेयरिंग में जो एंगल मेजर करते हैं तो उसके लिए कौन सा कंपास का ज़रूरत पड़ता है, सर्वेयर कंपास का। तो कंपास बताएंगे 2 टाइप का, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास। तो ये 4-5 डिफरेंस तो आपको यहीं से बता दिए, यहीं से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये VVI बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम दीजिए किसी लेवल का इस पूछता ही क्वेश्चन है। तो अब आ जाइए यहाँ पे, मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द क्वाड्रेंट बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट। तो कुछ नहीं, एक फिगर बनाइए। अब कहाँ जाइए, ये आपको पता है नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। क्वेश्चन कर रहा है कि आपका जो क्वाड्रेंट बेयरिंग में दिया हुआ है, नॉर्थ और वेस्ट क्वाड्रेंट में, नॉर्थ और वेस्ट इधर दिया हुआ है, ये कहाँ से एंगल मेजर होगा, साउथ से तो नज़दीक नहीं होगा, नॉर्थ से होगा, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज है। कितना डिग्री एंगल दिया हुआ है, 30 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका हॉल सर्किल बेयरिंग क्या होगा। तो आप ही बताइए, हॉल सर्किल बेयरिंग में क्या करते हैं हम लोग, नॉर्थ से एंगल मेजर करते हैं, घूमते हैं क्या चीज़, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहाँ तक पहुँचना है, जो लाइन का मेजर करना है। तो ये मेरा लाइन है, सपोज दैट ये भी लाइन है। अब इस भी लाइन का क्या निकालना है, क्वाड्रेंट बेयरिंग दिया हुआ है 30 डिग्री। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हॉल सर्किल बेयरिंग निकालना है। तो हॉल सर्किल बेयरिंग निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू, नॉर्थ पोल पे जाएंगे, घूमेंगे क्या चीज़, क्लॉकवाइज घूमते जाएंगे जहाँ पे लाइन को ये टच कर दे, यही एंगल थीटा हमको पूछ रहा है। तो अब बताइए थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो टोटल अगर घूम जाते हैं तो कितना हो जाता है, 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री में हम माइनस कर लें कितना, 30 डिग्री, तो यही जो एंगल बचेगा वही थीटा हो गया। और यही थीटा क्या है आपका, हॉल सर्किल बेयरिंग। तो 360 में 30 गया तो कितना हो गया, 330 डिग्री। तो आप देखिए 330 डिग्री ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो द क्वाड्रेंट बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट, इट्स हॉल सर्किल बेयरिंग कितना हो जाएगा, 330 डिग्री। कोई कन्फ्यूजन, क्लियर हो गया। हॉल सर्किल बेयरिंग क्या होता है और क्वाड्रेंट, इस पर एक क्वेश्चन रहता ही है, या तो रहेगा सिस्ट की अगर क्वाड्रेंट बेयरिंग में है तो उसका हॉल सर्किल में है तो क्वाड्रेंट बेयरिंग में क्या होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि द हॉल सर्किल बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज 150 डिग्री, इट्स क्वाड्रेंट बेयरिंग। अब कह रहा है कि किसी भी लाइन है, उस लाइन का हॉल सर्किल बेयरिंग एंगल दिया हुआ है। अब आप ही बताइए, उस लाइन का हॉल सर्किल बेयरिंग दिया हुआ है, तो हॉल सर्किल बेयरिंग दिया हुआ है तो पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो हॉल सर्किल बेयरिंग कहाँ से मेजर करेंगे, हमेशा नॉर्थ से, ठीक है। ये साउथ हो जाता है, ये ईस्ट हो जाता है, ये वेस्ट हो जाता है, हमेशा नॉर्थ से मेजर करेंगे। घूमेंगे कैसे, क्लॉकवाइज। तो द हॉल सर्किल बेयरिंग ऑफ लाइन इज 150 डिग्री। 150 डिग्री कहाँ पे होगा, यहाँ 90 होता है, यहाँ 180 होता है, इधर कहीं होगा 150 डिग्री। यहाँ से ये एंगल दिया हुआ है, इन है कितना, 150 डिग्री। किस में है, हॉल सर्किल बेयरिंग में। अब कह रहा है कि इसका क्वाड्रेंट बेयरिंग बताइए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो लाइन आया है, सपोज दैट ये लाइन ए बी हम मान लेते हैं, ये ए बी लाइन है। अब इस ए बी लाइन को क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करना है। तो क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग कि वो जो लाइन है नॉर्थ से नज़दीक है या तो साउथ से नज़दीक है। तो ये मेरा लाइन किससे नज़दीक है बाबू, साउथ से नज़दीक पड़ेगा। हम किसी तरह से घूम सकते हैं, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी फ्रीडम है, तो हम लोग इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूम लिए। अब ये जो थीटा है, इसी थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो अब इस थीटा का वैल्यू बताना है। तो अब बताइए इस थीटा का वैल्यू क्या होगा। टोटल अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाते तो 180 डिग्री हो जाता। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस थीटा को लिख सकते हैं 180 डिग्री और माइनस कितना, 150 डिग्री। तो ये 180 में 150 गया, कितना बच गया, 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साउथ से शुरू हो रहा है तो साउथ लिख दिए पहले। किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ कि ईस्ट की तरफ, तो किधर लिख देंगे, ईस्ट लिख देंगे, यानी साउथ 30 डिग्री ईस्ट। अब देखिए ऑप्शन में साउथ 30 डिग्री ईस्ट कहाँ पे है, तो साउथ 30 डिग्री ईस्ट यहाँ पे।
क्लियर। एक तो ये तरीका हो गया लेंदी। शॉर्टकट तरीका आपको क्या बता दें, शॉर्टकट तरीका आपको ये बता देते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या देखिए, क्या पूछ रहा है कि होल सर्किल बेरिंग है, इसको क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये दिमाग लगाइए, ये कहाँ पे जाएगा, तो आपका आएगा इस क्वाड्रेंट में आएगा, साउथ ईस्ट में। जैसे 150 आता है, 150 का ये फिगर बनाइएगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, साउथ ईस्ट में। आप डायरेक्ट ऑप्शन पे जाइए कि साउथ ईस्ट कहीं लिखा हुआ है क्या, डायरेक्ट ऑप्शन पे जाइए, साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट यहाँ पे है, तो ऑप्शन सही हो गया। ये तो एट रैंडम यहाँ से छाट सकते हैं कि ये तरीका है। दूसरा अगर आपको एक और दे देता यहाँ पे, और जैसे ये 30 डिग्री है, यहाँ पे लिख देते हैं 40 डिग्री, और यहाँ पे लिख देते हैं आपको साउथ, ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ता है, ये कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर ये क्या है, अगर उस क्वाड्रेंट ही अलग दिया हुआ था तो हम लोग को क्या करना था, आपका ये डायरेक्ट देखना था क्वाड्रेंट, क्या चीज़ देखते, साउथ ईस्ट किस में है, तो बी में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता। ये भी तरीका है, शॉर्टकट तरीका, जल्दी जल्दी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है कि द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए सन, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन एट ए प्लेस एट नून इज साउथर्न हेमिस्फीयर इज 177 डिग्री, द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ऑफ द दैट प्लेस इज, कह रहा है ना कि साउदर्न हेमिस्फीयर है, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, सबसे पहले मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, द एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। अब क्वेश्चन कीजिएगा सर कि ट्रू मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, पूरा डिस्कस एक दिन क्लास लेंगे, इस पर आपको बता देंगे। ये देखिए ट्रू मेरिडियन क्या होता है कि वैसा एंगल जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्चुअल नॉर्थ पोल से मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। और वैसा एंगल जिसको हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक कंपास के हेल्प से, जो मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ बता रहा है उस नॉर्थ के हेल्प से एंगल मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन एट प्लेस एट नून, दोपहर के टाइम 12 बजे, इज साउथर्न हेमिस्फीयर इज 177 डिग्री, यानी साउथर्न साइड में जा रहा है कितना डिग्री से, 177 डिग्री से, साउथर्न हेमिस्फीयर से, यानी इस तरह से ये कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना बना रहा है, 177 डिग्री बना रहा है। द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना होगा, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग के बीच का एंगल, तो ये तो हो गया मैग्नेटिक बियरिंग, ये ट्रू बियरिंग, ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो ये अगर यहाँ रहता तो 180 डिग्री होता, और ये कितना होगा, अब 177 में क्या, 180 में 77 घटाइएगा 3 डिग्री। अब ये 3 डिग्री किधर झुका हुआ है, ये ईस्ट की तरफ झुका हुआ है, वेस्ट की तरफ झुका हुआ है, कि साउथ की तरफ, कि नॉर्थ की तरफ, तो क्या होगा, ये देखिए 3 डिग्री ईस्ट की तरफ झुका हुआ है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 3 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट। इसका पूरा डिटेल बताएंगे एक क्लास में पूरा, ये क्या होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये सारा चीज़। कमेंट कीजिएगा, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया ऐसा कमेंट रहेगा उसके अनुसार देखते हुए इसको हम करवा देंगे अच्छा से, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन हमेशा रहता ही है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सर ट्रू मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या, तो कंपास दिखा के आपको समझा देंगे कि किसको ट्रू मेरिडियन बोलेंगे, किसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। देखिएगा अगर कमेंट आपका आ गया कि समझ में नहीं आया सर, तो उसको कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा लगेगा, इसको समझा देंगे पूरा स्पेशली कि मैग्नेटिक मेरिडियन पे क्लास ले लेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिक्लिनेशन, यानी वैसा लाइन जो जीरो डिक्लिनेशन पॉइंट्स है, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, तो देखिए डिक्लिनेशन आपका दो होता है, एक जीरो डिक्लिनेशन, एक होता है इक्वल डिक्लिनेशन। तो द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिक्लिनेशन, अगर आपका लाइन ज्वाइनिंग जो है जीरो डिक्लिनेशन पे है, तो जीरो डिक्लिनेशन वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए अगर जीरो डिक्लिनेशन है, जीरो डिक्लिनेशन है, ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा, जीरो डिक्लिनेशन मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो डिक्लिनेशन को बोलते हैं एजोनिक लाइन। कौन सा लाइन बोलते हैं हम लोग, एजोनिक। और वही अगर इक्वल डिक्लिनेशन रहता, इक्वल डिक्लिनेशन, दोनों साइड इक्वल डिक्लिनेशन है, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, आइसोजोनिक, आइसोजोनिक, आइसोजोनिक। अब जीरो डिक्लिनेशन, जीरो डिक्लिनेशन मतलब क्या हो गया कि वैसा लाइन जो क्या है, जिसका ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ क्या है, दोनों एक ही लाइन पे है, तो उस लाइन को क्या बोल देंगे हम लोग, एजोनिक लाइन। अब वैसा लाइन जिसका क्या हो, ट्रू नॉर्थ कहीं अलग हो और मैग्नेटिक नॉर्थ कहीं अलग हो, यानी डिक्लिनेशन आपका ईस्ट वार्ड भी हो और वेस्ट वार्ड भी हो, और दोनों अगर इक्वल डिक्लिनेशन है, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोजेनिक। आइसो मतलब होता है इक्वल,
और ये जीरो लाइन आ गया तो एजोनिक। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिक्लिनेशन। तो जीरो डिक्लिनेशन को क्या बोलेंगे बाबू, एजोनिक लाइन। अब वही अगर इक्वल डिक्लिनेशन रहता ऑप्शन में, यहाँ पे सिर्फ एक चेंज कर देते हैं, जीरो के जगह क्या लिख देते, यहाँ पे अगर इक्वल लिख देते, इक्वल डिक्लिनेशन, तो ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ए हो जाता है, आइसोजोनिक लाइन। ये याद रखिएगा, दोनों में कोई क्वेश्चन बार बार पूछ ही देता है हमेशा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, ए मैग्नेटिक पोल द डिप ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, यानी मैग्नेटिक पोल पे जो मैग्नेटिक नीडल का जो डिप होता है वो डिप कितना होता है, 90 डिग्री होता है। मैग्नेटिक डिप कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इस तरह से टोटल हम लोग कितना 34 क्वेश्चन कर लिए हैं, 34 क्वेश्चन कर लिए। अब एक पार्ट इसको छोड़ देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। तो कंपास सर्वेइंग में अगर ये चीज़ अभी जो आपको बताए थे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वाला, होल सर्किल और क्वाड्रेंट बेयरिंग का, ये पूरा कमेंट कीजिए। ये तो समझ में आ गया होगा, हो सकता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में किसी को प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो जैसा आपका कमेंट रहेगा उस रिव्यू को देखते हुए हो सकता है हम उसको थोड़ा सा एक शॉर्ट लेक्चर बना के समझा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 तक हम लोग किए हैं। अब इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 35 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।